जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्लोबल रिसेशन के बारे में, जिसके बारे में चेतावनी दी गई है आईएमएफ, जो कि इंडियन मॉनेटरी फंड, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि आधी से ज़्यादा दुनिया इस साल आर्थिक मंदी की चपेट में आने की संभावना है। और इस बात का प्रेडिक्शन जो दिया गया है वो आईएमएफ की हेड स्वयं, जिनकी आप तस्वीर देख सकते हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उनके द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। तो जब ग्लोबल रिसेशन आ रहा होगा तो क्या उस ग्लोबल रिसेशन का प्रभाव जो है भारत के ऊपर भी पड़ेगा, जानेंगे आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में। और हम इस बात पे भरोसा क्यों कर लें, कल को तुम्हारा दोस्त रिंकू पिंकू चिंटू आके तुमसे कह देगा कि देश में अंदर आर्थिक मंदी आने वाली है, तो क्या हम उसकी बात पर भरोसा कर लेंगे? नहीं ना। लेकिन जो ये जानकारी निकल कर आ रही है, एक बेहद महत्वपूर्ण सोर्स से निकल के आ रही है, एक भरोसेमंद सोर्स से निकल कर आ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा इसकी भविष्यवाणी को लेकर, जो इन्होंने 2023 के लिए इन्होंने जो प्रोडिक्शन की है इकोनॉमी के बेसिस पे, तो हमें इनकी बात कहीं न कहीं माननी पड़ेगी कि आधी से ज़्यादा दुनिया में इस साल आर्थिक मंदी आने की संभावना है। और इस आर्थिक मंदी आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे विश्व के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या-क्या चीज़ें बढ़ेंगी, क्या-क्या चीज़ें आपको फिर से महँगाई का सामना करना पड़ेगा, या क्या चीज़ होगा इसका प्रभाव, जानेंगे आज के सेशन में। साथियों, अभी हाल-फिलहाल में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर ये हेडलाइन लगातार पब्लिश हो रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि आईएमएफ के हेड, जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, मैंने आपकी इनकी तस्वीर दिखाई थी आपको, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये आपको रेड कलर की थंबनेल में दिखाई दे रही होंगी। तो इन्होंने लगातार वार्निंग दी है कि 1/3, 1/3 से ज़्यादा जो वर्ल्ड है, वो रिसेशन की तरफ, मंदी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप हेडलाइन देख सकते हैं, फर्स्ट पोस्ट के द्वारा ये हेडलाइन निकाली गई है। आइए समझते हैं कि आखिरकार इनके द्वारा जो बताई हुई मंदी है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई है या जिस सोर्स से हमें निकल के आई है, उस सोर्स के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो आइए आपको थोड़ी-सी जनरल जानकारी दे देते हैं आईएमएफ के बारे में। साथियों, आईएमएफ जो है एक संगठन है, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से इसकी फुल फॉर्म के नाम से हम जानते हैं इसको। और एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर 190 मेंबर हैं। 190 समूहों का, 190 देशों के समूह को हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये ग्रुप है, जो कि इसलिए बनाया गया था ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस के तहत 1944 के बाद 1944 में बनाया गया था। ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस में न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। इंडिया जो है इसका फाउंडर मेंबर रहा है, शुरुआत से ही इंडिया जो है इसका मेंबर रहा है आईएमएफ का। क्योंकि दरअसल क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के तहत इसको, आईएमएफ को जो है इसकी स्थापना की गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसपास। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पे जब पूरे विश्व के अंदर सब सारी समस्याएं जो थी, वो एक तरफ पूरा विश्व जो था, कुछ स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उस वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दो बैंकों की स्थापना की गई थी, जो कि पूरे विश्व के अंदर, यदि किसी भी देश के अंदर कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या किसी भी और तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस वो सामना करना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर आईएमएफ की स्थापना की गई थी। आइए थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करते हैं। ये आप मिलिए इनसे। इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आईएमएफ की हेड हैं। इन्होंने देखिए क्या ट्वीट किया है। इन्होंने ये कहा है, 2023 will be a difficult year for the world. The silver lining is we can use it to transform economies and accelerate change that goods for our climate, good for growth। ये इनका ट्वीट पढ़ सकते हो आप। इन्होंने कहा है 2023 जो आने वाला है, वो डिफिकल्ट ईयर होगा पूरे विश्व के लिए। इसका कारण इन्होंने बताया है। इसके कारण जो है, 3 कारण निकल के आ रहे हैं। इन्होंने कहा है, पहला जो कारण निकल के आ रहा है वो इसका है रसिया यूक्रेन वॉर, जो कि ऑनगोइंग रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो ऑनगोइंग रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हो रहा है, 3 देश जो होंगे वो इसके मुख्य कारण बताए हैं इन्होंने। इन्होंने कहा है, एक तो चाइना, दूसरा यूरोपियन यूनियन, जो कि 29 देशों का समूह है यूरोपियन यूनियन के अंदर, और तीसरा इन्होंने बताया है यूएसए को। तो आखिरकार ये रसिया यूक्रेन, ये चाइना, यूरोपियन यूनियन और आखिरकार यूएसए इसका कैसे कारण बन गए, आइए समझाते हैं। साथियों, जब हम बात करते हैं आपकी सबसे पहले ऑनगोइंग रसिया यूक्रेन वॉर की, जिससे सबसे ज़्यादा अभी प्रभावित जो चल रहा है, पूरा विश्व तो चल ही रहा है, लेकिन उससे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है, सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है रसिया यूक्रेन वॉर का, वो पड़ा है सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के पास। यूरोपियन यूनियन, जो कि एक 29 देशों का समूह है, उसके अंदर अभी एनर्जी क्राइसिस लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूरोप के अंदर इस समय सर्दी का माहौल चल रहा है। और सर्दी के माहौल में क्या होता है कि जो डिपेंडेंसी होती है यूरोपियन यूनियन की या यूरोपियन देशों की, वो अक्सर रसिया की गैस के ऊपर होती है और रसिया की फ्यूल्स के ऊपर होती है, जो कि उन्हें नहीं मिल पा रही है। और इस वजह से वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से परचेज कर रहे हैं, और दूसरे देशों से परचेज की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन की फीस वगैरह की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेशन पहले से ही हाई हो रखा है। तो चीज़ें जो हैं लगातार महंगी होती चली जा रही हैं। और रसिया यूक्रेन वॉर साल 2022 के अंदर फरवरी में स्टार्ट हुआ था, और अगली फरवरी आने को है, यानी कि 1 साल लगातार
हो चुका है और तब तक युद्ध के थमने का कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा है। तो पहला कारण तो यूरोपियन यूनियन को इस वजह से देखने को मिल रहा है, जो कि अभी वर्स्ट तरीके से इन्फ्लेशन का सामना लगातार करना पड़ रहा है उसको। अब इन्फ्लेशन जब है किसी भी देश के अंदर तो क्या होता है, जब भी किसी देश के अंदर इन्फ्लेशन होती है तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, महँगाई होती है जब, तो लोग क्या करते हैं, आप खुद ही देखिए, अपने लेवल पे ज़रा सोचिए कि जब महँगाई होती है, कोई भी चीज़ महँगी होती है, आप ज़रा देखने के लिए जाते हैं मॉल वगैरह में, तो आपने सपोज़ कीजिए आप ज़ारा की ज़रा टी-शर्ट देखी आपने 4300 की, आपने कहा यार 4300 यार इतनी महँगी टी-शर्ट है, इसको कौन लेगा? तो महँगी चीज़ें जो हैं जनरली लोग अवॉइड करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब सामान जो ज़रूरत का सामान होगा, तो जब महँगाई होगी तो लोग जो होंगे जनरली उसको अवॉइड करेंगे। जब अवॉइड करेंगे तो इसके लोग जो होंगे खरीदेंगे नहीं, और जब खरीदेंगे नहीं तो इससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लगातार डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे वो, और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा किसी भी चीज़ का, तो जो उस प्रोडक्शन से लेबर से जुड़ी हुई हैं, उन पे कहीं न कहीं सीधा-सीधा प्रभाव पड़ेगा, उनके रोज़गार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इससे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एक भारी मात्रा में बढ़ने को मिल जाएगा। तो इस वजह से इन्फ्लेशन लगातार आने के कारण इन्होंने बताया है। दूसरा कारण जो बताया है इन्होंने चाइना। चाइना के बारे में इन्होंने क्या कहा है? चाइना के बारे में इन्होंने ये कहा है कि चाइना के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, वो लगातार वहाँ पर क्या हो रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से, क्योंकि चाइना जो है शुरुआत से ही ज़ीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करता हुआ आ रहा था, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोविड का सर्ज लगातार वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, जब चाइना की इकोनॉमी जो होगी वो शट डाउन होगी, पूरी तरीके से कट ऑफ होगी पूरे वर्ल्ड से, तो इस वजह से पूरा विश्व को कहीं न कहीं सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से इन्होंने दूसरा कारण चाइनीज़ इकोनॉमीज़ को बताया है। तीसरा कारण इन्होंने बताया है यूएसए को। यूएसए को क्यों बताया है? क्योंकि यूएसए की लगातार जो फेडरल रिज़र्व बैंक है, वहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने लगातार रिज़र्व बैंक के रेट्स को लगातार बढ़ाया है। तो उस रेट की वजह से क्या हुआ है, रेट की वजह से इन्होंने, इनके सामने ये समस्या आ रखी है कि लेबर क्राइसिस वगैरह जो हो रखा है वहाँ पर हो रखा है। अब इन्होंने ये कहा है, ज़रा एक ट्वीट और देखिए इन्होंने, 2023 आईएमएफ प्रेडिक्शन, वी एक्सपेक्ट 1/3 of the world economy to be in recession, but a strong US labor market might help the world get through a difficult year। इन्होंने ये कहा है कि देखिए, इसका प्रभाव जो होगा कहीं न कहीं यूएस जो है झेल लेगा इस सारी चीज़ को। क्यों झेल लेगा? इन्होंने इसका कारण दिया है क्योंकि यूएस की अगर लेबर मार्केट ने संभाल लिया तो यूएस के अंदर इसका रिसेशन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बचे हुए जो 2 देश हैं उनके अंदर इसका रिसेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका यूरोपियन यूनियन हो और आपका चाइना हो। अच्छा, थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करते हैं इन्होंने क्या कहा और। इन्होंने ये भी कहा है कि 2.7% की ग्रोथ जो होगी वो इस साल 2023 के अंदर दर्ज की जाएगी। 6% की ग्रोथ जो थी, ग्लोबल ग्रोथ जो थी, वो आपकी 2021 के अंदर दर्ज की गई थी, और 2022 के अंदर 3.2% की एवरेज ग्रोथ का इनका अनुमान था। तो अगर हम 3 साल के प्रेडिक्शन को भी देखें, एवरेज को देखें, तो कम से कम सबसे कम जो ग्रोथ रेट इन्होंने बताई है वो 2023 के लिए ही बताई है, क्योंकि 2.7% ग्रोथ रेट। गीता गोपीनाथन ने भी सेम यही बात कही है कि यूएस के अंदर यूरोपियन यूनियन का क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें होती हैं, यूरोप रिटेल स्पेंडिंग, इनकी वजह से क्या हुआ है, चाइना के अंदर लॉकडाउन वगैरह लगेगा तो वहाँ से कंजम्पशन वगैरह जो होगा, ये सारी चीज़ें कमी देखने को मिलेगी यहाँ से। अच्छा, अब इन्होंने इतनी बात तो कह दी, आखिरकार अब ये चाइना, यूरोपियन यूनियन और साथ ही साथ आपका यूएसए, इनकी वजह से आखिरकार भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ज़रा खुद सोचिए। देखिए, अब हम आपको थोड़ा-सा और आगे ले चलते हैं और जिसमें आपको बताते हैं कि बिगेस्ट इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पे आता है, चाइना दूसरे नंबर पे आता है, जापान तीसरे नंबर पे, और जर्मनी चौथे नंबर पे, और 5वां भारत। ठीक है? तो जब मेजर देश की या विश्व की जब 2 इकोनॉमीज़ के ऊपर जो कि संकट से गुज़र रही होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है पूरे देश के ऊपर या पूरे विश्व के ऊपर कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सीधी-सी बात, आप इस बात को इस तरह से समझिए कि जब जंगल में शेर आता है तो बचे हुए जानवरों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और जानवर जो होते हैं वो कहीं न कहीं चल लेते हैं, शरण लेते हुए घूमते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब 2 शेर इकोनॉमी के, यूएसए और चाइना, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहीं न कहीं बाकी लोग जो होंगे इसकी चपेट के अंदर आ ही जाएँगे, और इस वजह से भारत के अंदर भी इस बात का डर है कि कहीं न कहीं ग्लोबल रिसेशन होगा, और ग्लोबल रिसेशन की वजह से भारत के अंदर भी महँगाई जो अभी सामान्य रूप से देखने को मिल रही है, वो लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी 2023 के अंदर, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। हालाँकि साथियों, इसके बारे में और थोड़ी-सी जानकारी देते हुए आपको बता दें कि आईएमएफ ने तो ये प्रेडिक्शन दे दी। अब आईएमएफ की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन जो होता है पूरे विश्व के अंदर इतनी इकोनॉमी को शेयर करता है। साथ ही साथ इंडिया जो है अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी निकल कर आया हुआ है। तो ये गीता गोपीनाथन है। आपको उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया हो। यदि आपको सेशन समझ में आया हो, आपको समझ में आया होगा कि इन्फ्लेशन आखिरकार किस तरह से वर्क करती है। तो
तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय